दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीलेश कुमार सिंह, ऑल इंडिया रैंक 442 यूपीएससी सीएसई 2021 ये आशा करता है कि आपका जिंदगी आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी हो। लेकिन दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि जो लोग हमारी जिंदगी बनाने के लिए हमारे साथ खड़े थे, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? जी हाँ, आज दिवाली पे मैं कोई मोटिवेशन लेके नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उन कुछ लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के चलते, या फिर हम शायद ध्यान ही नहीं दे पाए, या फिर हम शायद उनको गलत समझ बैठे और इसलिए शायद हम उनके प्यार को समझ नहीं पाए। आज मैं बात करूंगा आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में, और उस चीज के लिए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। और दोस्तों, यकीन मानो, इस कहानी को सुनने के बाद और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद शायद आपको अंदर से फील होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। एंड आई प्रे, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप इसमें से कोई भी गलती ना कर रहे हो, बट स्टिल जरूरत है एक आईना दिखाने की। इसलिए कुछ बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, और अगर कोई मेरी बात कड़वी लगती है तो इसका मतलब दोस्त आपको उस चीज पे सुधार करने की जरूरत है। और अगर सारी बातें सही लगती हैं और आप ये गलतियां नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आपसे अच्छा शायद बच्चा इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की एक छोटी सी कहानी से। एक व्यक्ति था, वो अपनी वाइफ के साथ एक जहाज पे जा रहा था, और जब बीच समुद्र में वो जहाज पहुंचता है तो सडनली तूफान आ जाता है और उसमें लीकेज हो जाता है। अब जाहिर सी बात, एक छोटी सी लीकेज जो हो गया उसके चलते जहाज को डूबना ही था, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था जिससे उस लीकेज को बच सके। तो कैप्टन ने बोला कि आप सभी को लाइफ बोट के द्वारा ले जाया जाएगा, बट हमारे पास लाइफ बोट्स कम है, एक व्यक्ति नहीं जा पाएगा। तो सभी ने बोला ठीक है। तो भीड़ बच गई, सभी लोग जाने लगे कि भाई मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है। लोग आगे बढ़ते चले गए और निकलते चले गए। लास्ट में एक लाइफ बोट बची और सिर्फ एक कपल बचा, एक हस्बैंड और एक वाइफ। ऐसे केस में हस्बैंड ने, जब तक वाइफ आगे बढ़ती, हस्बैंड ने वाइफ को एकदम से झटके से रोका और वो उस लाइफ बोट पे खुद सवार हो गया और वो निकल चला। कैप्टन बहुत दूर से इस चीज को देख रहा था, क्योंकि कैप्टन भी पहले ही निकल चुका था। और जैसे ही जब ये व्यक्ति किनारे पे पहुंचा, और कैप्टन भी उसी टाइम पे किनारे पे पहुंचा, उस कैप्टन ने उस आदमी की तरफ देखते हुए बड़ी घृणापूर्वक दृष्टि से देखा और बोला, यार तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारी वाइफ इस लाइफ बोट की तरफ बढ़ रही थी और तुमने उसको रोक दिया। सेम ऑन यू। वो आदमी लेकिन बहुत दुखी था और वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे एंड नहीं हुई। उसके बाद उसकी एक बच्ची थी, वो आया घर, उस बच्ची का उसने पालन पोषण किया। बच्ची धीमे धीमे बड़ी होने लगी, और जब बड़ी होने लगी तो उसको पता चला कि किस तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ को बीच समंदर में छोड़ दिया था। दोस्तों, वो बच्ची अपने पिता से बहुत नफरत करती थी, और इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि वो अपने पापा से बात तक नहीं करती थी। पापा ने हमेशा कोशिश किया कि वो अपनी बच्ची से बात कर सके, लेकिन उसका मन ही नहीं करता था कि वो अपने पापा से बात कर सके। उसको लगता था कि मेरे पापा कितने कायर इंसान हैं, कितने बुरे इंसान हैं, उन्होंने मेरी माँ को बीच समुद्र में छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जैसे जैसे समय का चक्र बढ़ा, उस व्यक्ति की मौत हो गई, डेथ हो गई। और उसके बाद वो बच्ची जब अपने पापा के घर पे आई, अब सिंस क्योंकि इकलौती बच्ची थी तो पापा का घर भी उसी का हो गया, तो उसने पापा की अलमारी खोली, और जब उसने उनकी अलमारी खोली तो उसमें उनको अपने पापा की एक डायरी दिखाई दी, और उस डायरी को खोल के वो पढ़ने लगी। और जैसे जैसे दोस्तों वो डायरी पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे थे। उस डायरी में एक चिट्ठी लिखी थी। उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे माफ करना, मुझे माफ करना कि उस आखिरी वक्त में मुझे तुम्हें रोक के खुद आगे जहाज से उतर के लाइफ बोट में आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कैंसर से पीड़ित हो। ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, बट डॉक्टर ने मुझे बता दी थी, और 2 महीने के अंदर तुम्हारी डेथ हो जाती। लेकिन अगर मैं तुमको भेज देता और मैं खुद मर जाता तो शायद हमारी बच्ची का कोई ख्याल नहीं रख पाता। इसलिए मुझे माफ करना। मैं चाहता था कि हमारी जो बच्ची है उसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख सकूं। मुझे माफ करना। मुझे पता है अगर तुम इस चिट्ठी को कभी भी पढ़ोगी, या फिर जब मैं ऊपर पहुंचूंगा और तुम मुझसे मिलोगे, तो तुम मुझे शायद समझ पाओगे। मुझे माफ करना। और बेटी ये जब कुछ पढ़ रही थी तो उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा बुरे इंसान नहीं थे,
लेकिन टफ टाइम पे उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो कि लोगों की नजर में गलत हो गया। दोस्तों, कई बार हमारे माँ बाप को भी हमारे लिए कई बार टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो हमें डांटते हैं, पीटते भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो टफ डिसीजंस भी हमारे भले के लिए ही होते हैं। यहाँ पे भी कई बार, यहाँ पे भी जब उस व्यक्ति कहीं पे भी जाता था तो उसका तिरस्कार होता था, लेकिन उसने वो टफ डिसीजन अपनी बच्ची के लिए लिया था। आप सोच के देखना, क्या उस बच्ची को अपने पापा को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था? क्या उस बच्ची को अपने पापा को प्यार नहीं करना चाहिए था? नफरत से उसने माँ को तो ऑलरेडी वो खो चुकी थी, लेकिन अपने पापा को जो जिंदा थे उनके जीते जी वो कभी प्यार उनका पा ही ना सके। दोस्त, एक चीज समझना, आपके पेरेंट्स कई बार आपके लिए भी टफ डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमको तो फ्रीडम चाहिए, हमको आजादी चाहिए, हम फ्री रहना चाहते हैं, वी वांट, और हम कितनी सैक्रिफाइस करें अपने माँ बाप के लिए। अरे आपको क्या पता है, ये जो सैक्रिफाइस नाम का वर्ड है ना, वो माँ बाप की डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो आपके स्कूल की फीस के लिए अपने कपड़े तक, उन्होंने पुराने कपड़े वही 10-10 साल से पहनते रहे, लेकिन आपको हर साल नए कपड़े दिलाए होंगे। ये जो मोबाइल है, ये जो कंप्यूटर जिससे तुम ये वीडियो शायद देख रहे होगे ना, ये मोबाइल भी शायद तुम्हारे माँ बाप ने ही अपने उन पैसों से खरीदा होगा। हर दिवाली, हर बार जब आप बोलते हो कि मुझे एक जैकेट चाहिए, तो 4000 की जैकेट आपके लिए आती है, लेकिन आपके माँ बाप अभी भी शायद वही पुराने कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन क्या कभी उन्होंने आपसे कहा कि यार हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ता है तुम्हारे लिए? मैं आपको सही बता रहा हूं, माँ बाप की डिक्शनरी में ना सैक्रिफाइस जैसा वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेचारे मूवी भी नहीं जा सकते, क्यों जाएंगे? भाई बच्चा छोटा है, रात को ठीक से सो भी नहीं सकते क्योंकि लड़के के शायद एग्जाम चालू है। शॉपिंग नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी शॉपिंग पूरी करेंगे, तुम्हारी फीस पूरी करने के लिए अपने आप को गिरवी रख ले। आपको पता है उनके अंदर बड़ी अच्छी सुपर पावर होती है। सुपर पावर, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी फैमिली से नहीं होंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे भी जब आप अपने पापा से बोलते हो ना, पापा मुझे वहां पे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है कोचिंग करने के लिए यूपीएससी की, मुझे कोटा जाना है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, मुझे कानपुर जाना है, मुझे बेंगलोर जाना है पढ़ाई करने के लिए, कहीं ना कहीं से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लेते हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। कहां से सुपर पावर आती है सर? वो बच्चे के लिए उनका प्यार होता है। सैक्रिफाइस जैसा वर्ड तो जानते ही नहीं। लोन भरते रहते हैं जिस टाइम पे आप मस्ती कर रहे होते हो। कभी भी आपको जिंदगी में अगर ऐसा पल आए ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप का सैक्रिफाइस याद कर लेना कि कितना उन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया होगा। अपने आप पढ़ाई होने लगेगी। और आप क्या बोलते हो, मेरी जानू से मेरी बात नहीं हो रही, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरा मन नहीं कर रहा हो, ये जो आप मोबाइल पे जिससे लिख रहे होगे ना, वो मोबाइल भी हो सकता है आपको आपके माँ बाप ने दिलाया होगा। आपको गर्लफ्रेंड का तो बर्थडे याद रह गया, लेकिन क्या माँ के जन्मदिन पे हर बार उसे विश किया? गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए तो 1 हफ्ते से तैयारी चल रही होती है। आपको मैं बता दूं कि फ्रीडम के नाम पे सारा प्यार, गर्लफ्रेंड, वाइफ, माँ बाप का क्या, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार मत कीजिए या फिर अपनी वाइफ से प्यार मत कीजिए, लेकिन माँ बाप को भी उनकी वो रिस्पेक्ट दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। किसी वाइफ ने कभी बोल दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती और आपने मान लिया, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। भूल जाते हो कि किस तरीके से उन्होंने आपके लिए हर एक दिन सैक्रिफाइस किया था। वो कहानी तो सुनी होगी ना कि गर्लफ्रेंड ने बोला कि अपनी माँ का दिल लेके आओ, वो बच्चा माँ का दिल लेके जा रहा था, और जब वो रास्ते में गिर गया तो माँ के दिल ने उससे कहा, बेटा चोट तो नहीं आई। ऐसा होता है आपके माँ बाप का प्यार, और हम अक्सर उस प्यार को इग्नोर कर देते हैं। एक चीज दोस्त याद रखना, ये सब अगर बन भी गए ना, तो माँ का अगर आपके साथ प्यार नहीं है, पिताजी का प्यार नहीं ना, तो कुछ भी नहीं पाया। क्या करोगे इस चीज का? आपकी फैमिली आपके साथ में 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, पाओ 10 दिन अच्छा ही लगेगा। उसके बाद जब आपके माँ बाप आपके साथ होते ना, जो जो खुशियां जो आप फील कर पाओगे उनके साथ, उसका तो सर कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। और कभी भी दोस्त पढ़ाई में मन ना लगे ना, तो माँ बाप का सैक्रिफाइस याद कर लेना। और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, पढ़ाई करनी है, यही तो चाहते हो, पढ़ाई करो। और 2 काम और कर लो साथ में। 10 मिनट प्यार से अपनी माँ से दिन में बात कर लो, 5 मिनट अपने पापा को भी दे दो। क्या पापा लोग का मन नहीं करता कि हमारा बच्चा भी हमको आई लव यू बोल दे? गर्लफ्रेंड के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे मैसेज ढूंढ के लाते हो, क्या कभी कोई इमोजी ढूंढ के नहीं ला सकते? क्या कभी कोई मैसेज ढूंढ के नहीं ला सकते जो पापा को भेज दो, पापा मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ?
माँ मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड से तो बोलते हो आई लव यू जानू। माँ से कभी बोला है माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? क्या पापा से बोला है कभी बहुत प्यार करता हूँ? गर्लफ्रेंड को तो यूं हक कर लेते हो, कभी अपने माँ को इस तरह से हक करके देखा है? कभी अपने पापा को इस तरह से हक करने की कोशिश की है? करके देखो यार, मतलब इस फीलिंग ऐसी है ना दोस्त, आप बिलीव नहीं, यू डोंट बिलीव मी, आप अंदर तक आप कांप जाओगे अगर आपने आज तक नहीं किया है। और उसके बाद करना क्या? सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, जान लगा के पढ़ाई करनी है, उनका सेक्रीफाइस याद रखते हुए पढ़ाई करनी है। आप बोलते हो आप दिन में सुबह उठ नहीं पाते, अरे आप भूल गए जब तुमको स्कूल जाना था तो कैसे तुम्हारी माँ सुबह उठ के लिए तुम्हारे लिए टिफिन बनाती थी, कैसे तुम्हारे पिताजी सुबह उठते थे, टहल के आते थे और तुम्हारे स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, और आप बोलते मेरा उठने का मन नहीं करता। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, रात को दारू पार्टी ज्यादा हो गई, लेकिन अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस मैं भूल गया। माँ अक्सर मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर राजेंद्र प्लेस में, ये तो अक्सर कहानी देखता हूँ कि बच्चे बाइक लेके घूम रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने यार तेरे को पढ़ने भेजा था भाई, परिवार बसाने के लिए नहीं भेजा था, यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद तो तुम जो करना है वो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ लो। और अक्सर क्या होता है ना, आप इन सारी चीजों को देख के ना इग्नोर कर देते हो और यहीं पे आप गलती करते हो, और फिर जब लास्ट में आपका जब सिलेक्शन नहीं होता है ना तो आप बोलते हो यार मैंने वो गलती कर दी। ये तो आपने पिछले साल भी सोचा होगा ना कि यार जो पिछले साल गलती की थी मैं अगले साल नहीं करूंगा। तो ये दिवाली आपके पास टाइम है कि इस दिवाली के बाद दोबारा ये गलतियां मत करना। करना क्या है, सिंपली थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए, बाकी सारा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए देना है, इससे ज्यादा थोड़ी बोलना है। और अगर किसी से प्यार मोहब्बत है तो कर लो यार, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए पॉज तो कर सकते हो, पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन ले लो, कर लेना शादी वगैरह। बट उससे पहले अगर तुम अपना जिंदगी नहीं बनाओगे, तुम अपना करियर नहीं बनाओगे, तो एक चीज ध्यान रखना, उगते हुए सूरज को सारी दुनिया सलाम कर दे। ये तो फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता आया है, होना नहीं चाहिए, सभी को वो इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बट इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल लाइफ, उगते हुए सूरज को या लोग सलाम करते हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, जो दोस्त आपका फोन नहीं उठा रहा है, उस दिन वो स्पेशली आपको फोन करेगा, आपका नंबर निकाल के बोलेगा भाई मुझे पता था तू कर लेगा। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी कई दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे बात तक नहीं करते थे, और उस दिन फोन करके कहां से फोन करके मुझे उन्होंने फोन करके बोला कि भाई यार मुझे पता था तू कर लेगा, मैं और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सडनली 10 साल हो गए थे बात हुए, 10 साल। समझना इस चीज को, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए ना, पूरी दुनिया आपके साथ होगी। तो इसी के साथ मैं इस मैसेज को एंड करता हूं। आपसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर इस दिवाली को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को थोड़ा सा प्यार दीजिए, अपनी पढ़ाई को थोड़ा इज्जत दीजिए, सिंसियर हो जाइए। बिलीव मी, आपको आपका आगे आने वाले इम्तिहान में कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से। उसके बाद तो पूरी जिंदगी आपकी है। हैप्पी दिवाली।